सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि आप शायद उन चंद खुश नसीबों में से हैं जिनको नमल में एडमिशन मिला है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बैक इन 2010 और जो सर मिड की जून की जो सेशन होते हैं उसे समर कहते हैं, स्प्रिंग, समर, फॉल्स, हाँ अच्छा हाँ, फॉल के सेशन में मैंने नमल यूनिवर्सिटी में MBA के लिए एडमिशन में इंटरेस्टेड था और मैं आया था, और मेरी बदकिस्मती थी कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। और एक और परसेप्शन मैं आज यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि नमल में सिफारिश चलती है। मैंने बलूचिस्तान का उस टाइम हमारा डिप्टी चेयरमैन सेनेट था साबिर बलोच, मैंने उससे सिफारिश कराई थी रेक्टर को, रेक्टर ने कहा था सॉरी। सो दो चीज़ें कि नमल में एडमिशन्स जो हैं वो क्राइटेरिया पे हैं। सेकंड, जो टीचर्स आप लोगों को मिले हैं, बखुदा मैंने अभी डीन साहब के सामने भी यही कहा था, सर ज़हीर, सर वारिस, सर अदनान, सर जवाद, उन्होंने कहा जी ये चंद टीचर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो इंटरेस्ट शो करते हैं। मैंने उन्हें कहा सर तबाही करने के लिए ये काफ़ी है। अभी मैं आता हूँ अपनी स्टोरी पे। आई एम बेसिकली फ्रॉम बलूचिस्तान, और एक ऐसा एरिया जहाँ से हमेशा बैड न्यूज़ आते हैं, पंजगूर। मैं नमल यूनिवर्सिटी में आया 2011 के फरवरी या मार्च के सेशन में, और मैं आया HEC की स्कॉलरशिप पे। HEC की स्कॉलरशिप दो लोगों को मिलती है, एक वो जो अफोर्ड ना कर सकते हों और एक वो जो टैलेंटेड हों। तो मेरे अंदर तकरीबन दोनों चीज़ें थी। मैं यूनिवर्सिटी आया, द फर्स्ट पिक्चर विच कैम इन माई माइंड वाज कि मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ। अब आप लोग शायद इस्लामाबाद के करीब करीब रहते हो, आप किसी टाइम फ्री होकर पंजगूर को गूगल कर लें, सिर्फ जाने के लिए और आने के लिए 3500 किलोमीटर की ड्राइव है। तो मेरे लिए इस्लामाबाद जो है वो मतलब मैं ये समझूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। सेकंड चीज़, मैं यूनिवर्सिटी आया, जिस चीज़ ने सबसे पहले मुझे क्लिक किया वो ये था कि जिस दिन मैं क्लास में एंटर हुआ उस दिन मैम हिना शहाब, जो कि अभी आपकी HOD हैं, शी वॉज इन द क्लास, और फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमें मिला था वो था सेलिंग ऑफ वॉलेट्स। अब मैं कंफ्यूज हो गया, यार मैं बलूचिस्तान से यहाँ पढ़ने आ गया हूँ, ये मुझे ना बटुए बेचने पे लगा रहे हैं। बट द पर्टिकुलर गेन अगेंस्ट या बिहाइंड दैट ऑब्जेक्टिव वाज टू एनहांस द कॉन्सेप्ट, द एनहांस द एबिलिटी ऑफ सेलिंग। मैं यूनिवर्सिटी में कोई बहुत मतलब 4/4 GPA वाला बच्चा भी नहीं था, क्यों मैं झूठ बोलूं कि मेरा 4/4 था और इधर जो है ना भाषण झाड़ता रहूँ। 4/4 GPA भी नहीं था, और एहसन गवाह इस बात का कि मैं हॉस्टल में रह रहा था तो लड़ाइयाँ भी करता था। बट एक चीज़ जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं थी मेरी, वो ये था कि क्लास मिस नहीं करना। बेशक साथ वाले से पेज लेना है और पीछे वाले से पेन लेना है, लेकिन लेक्चर पूरा अटेंड करना है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी के दौरान ही इंसान के हालात ने इंसान को जुस्तजू करने पे मजबूर कर देते हैं। मेरा भी भाई छोटा पढ़ रहा है, मैंने उसको इतना हैंड टू माउथ रखा हुआ है, इसको आई कैन फाइनेंस हिम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये कि मैं उसको जब फाइनेंस हर चीज़ में उसको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा ना, उसने लैपटॉप मांगा, मैंने उसको 6 महीने बाद लैपटॉप लेके दिया। मैंने उसको कहा यार आज मैं इसको लैपटॉप लेके दूंगा, वो कहेगा यार भाईजान तू उधर नोट चाप रहा है, मैं जो मांगूंगा मुझे भेज देगा। अब हालात मेरे अपने कुछ इस तरह के थे कि मैं ये चाह रहा था, मैं अपने फैमिली में मैं दूसरा बंदा था जिसने बगावत की थी, बगावत इन द सेंस ऑफ कि मैंने नौकरी नहीं करनी। जिस दिन मैं मियाँ वाली में था, मुझे घर से कॉल आई अंकल की कि शाम को मैं लेट आऊँगा, गेट खोल लेना। मैंने कहा गेट खोलने के लिए कोई और बंदा रख ले, मैं तो इस्लामाबाद जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। अब मैं यहाँ पे आया, मेरा जॉब का जहन नहीं था। फर्स्ट जगह जहाँ पे मैं गया एनालिसिस करने के लिए वो था EFU, इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि मैंने ये एनालाइज़ किया था कि 2 इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पाएंगे, वन इज़ रियल इस्टेट एंड सेकंड इज़ इंश्योरेंस। अब वो इंश्योरेंस में चला गया। इंश्योरेंस की जो पहली मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी इंश्योरेंस में हम आपको लेंगे इसी सूरत में जब आप पहला अपना एक केस क्लोज़ करें, एक सेल्स क्लोज़ करें, मतलब एक बंदे को आप इंश्योरेंस सादा अल्फाज में बेच के आएँ। तो अब मुझसे कौन ख़रीदा? मैंने ख़ुद 20,000 रुपये जमा करा दिए। मैंने कहा सर मैंने बंदे से पैसे ले लिए, डॉक्यूमेंट्स कल आ जाएंगी, आप मुझे जो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में उसमें एंटर करें। ट्रेनिंग सेशन में एंटर होके
मेरे ख्याल में कोई 4 घंटे का सेशन था, 2 घंटे सेशन चला, ब्रेक हो गई, उन्होंने समोसे दे दिए। स्टूडेंट को क्या चाहिए, 1 कप चाय और समोसा। मैंने चाय समोसा लिया और मैं वापस आ गया हॉस्टल। मेरे रूममेट ने मुझसे पूछा, कहते यार आपने 20,000 भी भर दिए थे और वापस आ गए, क्यों? मैंने कहा यार मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसलिए क्योंकि मेरी सेल शुरू होती है तब से जब मैं बंदे को कहता हूँ सर जब आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली का क्या होगा। उसने कहा क्या करना है? मैंने कहा कुछ और सोचते हैं। मैंने हॉस्टल का बिज़नेस किया, अच्छा रहा। और अभी कितने लोग हॉस्टल में रह रहे हो, कितने घरों में? हॉस्टल वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, हॉस्टल वालों को आज मैं एक टिप देना चाह रहा हूँ। जब भी हॉस्टल का जो नमल में ये अप्लाई ना करना, बहुत पिटोगे बाहर, ठीक है? जब हॉस्टल की मैनेजमेंट बात ना मान रही हो ना तो 10-15 लड़के इकट्ठे होके चले जाना ना, भाईजान काम हो जाएगा आपका। तो मैं हॉस्टल में था, वहाँ पे रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा ये था, मैंने हॉस्टल बनाया था 6 रोड पे। एनीवन फ्रॉम गिलगित? अच्छा, 6 रोड पे गिलगितियों की बारिश है, तूफ़ान आई हुई है, गिलगिती। मेरे हॉस्टल में सारे गिलगिती। वो एक अपना ना एक डिमांड लेके आ गए, जी हमारे एक लड़के की बर्थडे है, हमने रात को यहाँ पे म्यूज़िक करनी है। तो मैंने कहा अलाउ नहीं है। तो वो 15 लड़के इकट्ठे बैग लेके आ, कहते जी हम हॉस्टल छोड़ रहे हूँ। मैंने कहा यार ना जा, मैं तुम लोग के साथ नाचने को तैयार हूँ, बस तुम लोग जाओ मत। अब वो हॉस्टल का बताने का मकसद ये, जो हॉस्टल वाला बिज़नेस था उसके अंदर रिस्क फैक्टर ये थे क्योंकि ये थी सेटिस्फेक्शन की बिज़नेस। आपका यूनिवर्सिटी, आपका स्टूडेंट या कि आपका जो हॉस्टल का बच्चा है वो अगर आपसे सेटिस्फाई है तो वो आपके पास रह रहा है। अच्छा, हॉस्टल के बिज़नेस को मैंने किया, उसमें मैंने कुछ पैसे कमाए। तो फिर जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहा था, मेरे ख्याल में हमारे 7 सेमेस्टर्स थे एमबीए में, 5वें सेमेस्टर में मैंने रियल इस्टेट का डिसाइड कर लिया। और रियल इस्टेट में ये नहीं कि मेरे ख्याल में हम में से कोई, हो सकता है शेख साहब के पास ज़्यादा पैसे थे, हमारे पास, मैं एहसन, हम जो है ना बस यही थे, एक पिज़्ज़ा मंगाते थे 2-2 बंदे खाते थे ना। तो मैंने जो रियल इस्टेट स्टार्ट किया, रियल इस्टेट की जो मेरी हिस्ट्री है वो मुझे ये बताते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होता बल्कि फ़ख्र महसूस होता है। आई स्टार्टेड फ्रॉम 70 मोटरसाइकिल जो मैंने किस्तों पे लिया था और 2500 रुपये उसकी किस्त थी। और पहली किस्त उसको देने के लिए शायद मैंने अपना मोबाइल बेचा था। एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 3 करोड़ की गाड़ियाँ हैं और मैं गाड़ियों का शौकीन हूँ। ये बताने का मकसद ये है कि इंसान के लिए अल्लाह पाक ने अल्लाह उसी बंदे की हालत बदलता है ना जो अपनी हालत बदलने का खुद सोच रहा हो। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ ना, खुदा की कसम ये टीचर सारा दिन कहते रहेंगे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। रियल इस्टेट के अंदर मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि मैं 3 टाइम्स प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर हूँ। चलो एक दफ़ा कह लो मैंने सिफारिश लड़ाई थी। चलो अगर आप मुझ में ज़िद में मेरे साथ कहोगे गिलगित वाला के सर ने सिफारिश लड़ाई थी तो दूसरी दफ़ा क्या किया था, तीसरी दफ़ा क्या किया था। अब वो जो 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स हैं ना, वो जो उनके टाइटल्स हैं वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूँगा कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ICCI बिज़नेस एक्सीलेंस अवार्ड जो पहला मिला था, दैट वाज द इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बैक इन 2019। फिर उसके बाद मिला द इमर्जिंग रियल इस्टेट कंपनी। फिर हमने इस इमर्जिंग को अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट में कन्वर्ट किया और 2022 में जो मैंने अवार्ड लिया दैट वाज द बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी। एंटरप्रेन्योरशिप पे ये जो साहब सबसे पीछे बैठे हैं ना, आप इनको सर कहते हैं, मैं मुर्शिद कहता हूँ। मुर्शिद जो बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप पे, मैंने प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कसम दिया था, वो कसम आज मैं आपको भी देता हूँ कि आपको उसकी कसम है जो रात को आपसे पूछता है कि बेबी ताना ताया या नहीं ताया। अब आपने करना क्या है, आपने एक बंदे को लाजमी आज सर्च करना है, दैट इज़ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम जितनी तकरीरें झाड़ते हैं, जितनी बातें करते हैं, जितने बुक्स पढ़ते हैं, बखुदा इस एंटरप्रेन्योरशिप की बुनियाद, बेसिक्स, प्रिंसिपल सारी इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आजकल दुनिया में सबसे अमीर बंदा कौन है? बिल गेट्स? एक कौन? एलन मस्क। नेटवर्थ क्या है?
निकालें मोबाइल, सारा दिन क्लास में यही कर रहे होते हैं, टीचर पूछते हैं मोबाइल निकालते हैं ना। एलन मस्क की नेटवर्थ क्या है? $190। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का चेक करें नेटवर्थ क्या थी जब वो दुनिया से रहलत कर गए थे। सॉरी, $606 बिलियन। कितना? $606 बिलियन। और उनकी बिज़नेस की सिंपल 3 फ़िलासफ़ीज़ थी, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 वाज फेयर डीलिंग। उनकी जो भी प्रोडक्ट वो बेचते थे ना, उसके अंदर कोई भी हिडन चीज़ नहीं रखते थे। हमारे यहाँ पे ये होता है कि फ़ोन करते हैं, जी गाड़ी लेनी है, कहते हैं जी क्या कहते हैं, कांचा पीस है, कांचा पीस है, अनटच गाड़ी है, जाके देखो तो पूरा पेंटेड निकलता। यही कह रहे हैं ना। अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जो पहली प्रिंसिपल थी वो ये थी कि अगर प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म का भी डिफेक्ट है, वो अपने परचेज़र को पहले खुद बता देते थे। साथ इसी पॉइंट में जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि शायद एहसन साहब ने भी अपने आउटलेट पे लिखा हुआ होगा कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। नहीं लिखा हुआ? वेरी गुड। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की सेकंड पॉलिसी ये थी कि वो ख़रीदा हुआ माल वापस ख़रीद लेते थे। वेरी गुड। क्योंकि प्रॉफिट में से जाता है ना, हमें तो कुछ नहीं होता। बता दिया इसने। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि फेयर प्राइस। फेयर प्राइस में ये कि कुछ रवायात में लिखते हैं कि मतलब आजकल जिसको हम कहते हैं पैसा या रुपया या पैनी अगर उनको एक पैनी भी बच रहा होता था ना तो वो डील कर लेते थे। हम तो इंतज़ार में होते हैं कि जब 1 मिलियन निकलेगा तब करेंगे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ मनी। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को रोटेट करना है। ये जो पैसे की फाइनेंशियल डीलिंग्स थी, इसके अंदर उनकी एक पॉलिसी ये थी कि वो कभी क्रेडिट पे माल नहीं उठाते थे, कभी उधार पे काम नहीं करते थे। तो ये कुछ पॉलिसीज़ थी, कुछ प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आज से कोई 1400 साल पहले अगर वो इस दुनिया से रहलत कर गए हैं तो आज भी हम देखते हैं तो उनकी नेटवर्थ आजकल के ये पेंट कोट टाई वाले जो बिजनेसमैन हैं इनसे तकरीबन 6 टाइम्स ज़्यादा है। लास्ट पॉइंट सिर्फ आपसे ये डिस्कस करता हुआ जाऊंगा। मैंने अभी आप लोग को हो सकता है स्टूडेंट्स खफा भी हो जाए, मैंने अभी डीन साहब को ये कहा है कि हम फ़ारिग हैं, मतलब मैं और ये बाकी जो हम 3 लोग बैठे हैं, लेकिन हम इतने भी फ़ारिग नहीं है कि हर बंदा हमारे पास आ जाए। हमने उन्हें रिक्वेस्ट ये किया है कि हमारे पास उसको भेजें जिसके अंदर आपको करंट नज़र आ रहा है। इस हॉल में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, ना बन सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की जो बेसिक है वो आपकी स्किल्स के ऊपर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप अपनी स्किल्स को फाइंड आउट करते हैं कि जी मेरे अंदर ये स्किल है और मार्केट के गैप को आप फाइंड आउट करते हैं, फिर आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, अगर मैं गाना गाने की कोशिश करूँगा तो फिर वो कौन है आजकल जो बड़ा वायरल हुआ है, चाँद फ़तेह अली ख़ान, फिर वही किस्सा आएगा बदोबदी वाला। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट फाइंड योर स्किल कि आपके अंदर एबिलिटी क्या है, आप मार्केट में गैप को फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप बिज़नेस नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट एक मैसेज के साथ मैं जा रहा हूँ कि जो ये मेरा यूथ के साथ इंटरेक्शन काफ़ी रहता है, और बल्कि अगर आप लोग में से कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं है तो सैटरडे संडे को यूथ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, यार ये मैसेज रिकॉर्ड कर लो, उनको दिखाना भी है कि हमने उनकी प्रमोशन भी की थी। यूथ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सैटरडे और संडे को शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई हॉल में यूथ कन्वेंशन हो रहा है। वहाँ पे कोई मेरे ख्याल में 20-25 स्पीकर्स और डिफरेंट लोग आ रहे हैं, तो आप लोग उसको लाजमी उसमें हिस्सा लें। लास्ट में मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ के पीछे यूथ आज तबाह हुआ है, और जो मुझे बहुत ज़्यादा ये बात जो ना इरिटेट करती है, वो ये है कि दुनिया की, हो सकता है मुर्शिद मुझसे इस बात से ना खफा भी हो जाए,
लेकिन मेरी अपनी फाइंडिंग ये है, दुनिया की कोई भी किताब इस बात को डिफेंड नहीं कर सकता कि वीलॉगिंग, यूट्यूबर और टिकटॉक बंद करना या बनाना ये एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप वीलॉगिंग करके पैसे कमाएंगे, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एंटरप्रेन्योर नहीं, आप टिकटॉक करते हैं, टिकटॉकर हैं और टिकटॉकर ही रहेंगे। तो बिजनेसमैन बने, प्रोडक्ट बेचें, टिकटॉकर ना बने। अस्सलाम वालेकुम।